नमस्कार, प्रो उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं खुशबू पांडे। तो चलिए रुख करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन देवभूमि उत्तराखंड पर दौरे पर रहे हैं और इस दौरान जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सहित कई मंत्रियों ने उनका स्वागत किया है। इसके बाद उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऋषिकेश के 6ठे दीक्षांत समारोह में भाग लिया, जहां पर राज्यपाल सीएम धामी भी मौजूद रहे, जिसे देखते हुए ऋषिकेश में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। वे क्षण है जब वर्षों की कठिन मेहनत एक नई जिम्मेदारी में परिवर्तित होती है। दीक्षांत आपके जीवन की एक नई दिशा, एक नए दायित्व और एक बड़े उद्देश्य की शुरुआत है। इस पावन देवभूमि, जहां गंगा जी की अविरल धारा हमें निरंतर प्रवाहमान रहने और हिमालय की अडिगता हमें अपने कर्तव्यों पर अटल रहने की प्रेरणा देती है। मैं आज उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को हृदय से बधाई देता हूं। यह सफलता केवल आपकी नहीं है, बल्कि आपके माता पिता के त्याग, आपके गुरुजनों के मार्गदर्शन और राष्ट्र की अपेक्षाओं का परिणाम है। उपस्थित जनों, यह प्रसन्नता का विषय है कि एम्स ऋषिकेश ने बहुत ही कम समय में स्वास्थ्य सेवाओं, चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान के क्षेत्र में जो ऊंचाइयां प्राप्त की हैं, वे अत्यंत सराहनीय हैं। आज एम्स ऋषिकेश के 6वें दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त करने वाले आप सभी ऊर्जावान हमारे युवा चिकित्सकों का, नर्सिंग विद्यार्थियों का, विशेषज्ञों का एवं सभी छात्र छात्राओं को हार्दिक बधाई देता हूं एवं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस समारोह में आज जहां एक और 386 छात्र छात्राएं आज अपनी डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, वहीं उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को भी आज स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक भी प्रदान किए जाएंगे। कि आज इस विशिष्ट समारोह के अवसर पर भारत के उपराष्ट्रपति आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी की प्रेरणादायी उपस्थिति में आप सभी के बीच में उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है और आदरणीय उपराष्ट्रपति जी की विनम्रता, सादगी, संवेदनशीलता, जनसेवा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता हम सभी के लिए अनंत प्रेरणा का स्रोत है। सच में आज मुझे तो पता नहीं था कि आप सब आज ये ब्रह्म कमल की टोपी, जिसे सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने 26 जनवरी 2022 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन्होंने इसको अपने सर पर धारण किया था और उसके बाद ये टोपी विश्वविख्यात हो गई। पूरे देश और दुनिया में जहां भी मैं जाता हूं, उत्तराखंड के सही भाई बहन मिलते हैं तो इस टोपी को धारण किया। इसी बीच महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है, उसे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। चारधाम यात्रा पर अफवाह फैलाने वालों पर सख्ती बरती जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। सोशल मीडिया पर 24/7 अवर प्रशासन की पैनी नजर है। भ्रामक खबर फैलाने पर अब 3 FIR दर्ज किए जाएंगे। केदारनाथ व्यवस्थाओं को लेकर फैलाए गए झूठे दावे, सीएम पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देश है, तुरंत कार्रवाई हो। यात्रा की गरिमा से खिलवाड़ बर्दाश्त है ही नहीं, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्ती बरती है और प्रशासन ने भी यहां पर सख्त तेवर अपना लिया है। सोशल मीडिया पर 24/7 आवर प्रशासन जो है वो निगरानी कर रहा है। अफवाह फैलाने वालों की अब खैर नहीं रहने वाली है। केदारनाथ व्यवस्थाओं को लेकर झूठे दावे फैलाए गए, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सख्ती बरती है, निर्देश दिए हैं कि तुरंत कार्रवाई हो। यात्रा की गरिमा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। चारधाम यात्रा पर अफवाह फैलाने वालों पर अब सख्त एक्शन की पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है और जो भी झूठे अफवाह फैलाएगा उस पर 3 FIR दर्ज एक साथ की जाएंगी।
तो उत्तराखंड की पंचम विधानसभा में नारी सम्मान लोकतंत्र में अधिकार विषय पर 28 अप्रैल को विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा और ये सत्र पूर्वाह्न 11 बजे से शुरू होगा, जिसमें महिला अधिकारों, उनकी भागीदारी और लोकतंत्र में उनकी भूमिका पर विस्तृत चर्चा होगी। सत्र को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर खास महत्व माना जा रहा है, जहां सरकार और विपक्ष दोनों अपने अपने विचार रखेंगे और महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर दिशा तय करने की कोशिश की जाएगी। मेरे पास सूचना आई है उसको आहूत करने का निर्णय किया है, लेकिन अभी पत्रावली जो है वो माननीय हमारे गवर्नर साहब के पास अनुमोदन के लिए गई है। जैसे ही वहीं से आएगी उसके बाद विधानसभा सचिवालय अपनी कार्रवाई करेगा। होता है उसी तरह से ये चला जाए। इसमें जो विशेष सत्र जिस विषय के लिए लिया जाता है उसी पर कार्रवाई होती है और उसी पे चर्चा होती है। क्या विषय रहेगा मैम इस विशेष सत्र? इसमें जो हमारा विषय है नारी सम्मान लोकतंत्र में अधिकार, तो इस विषय पर हमारे जो सदन है उसमें जो हमारे मेंबर्स हैं वो इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया रखेंगे, अपनी अपनी बातचीत। हल्द्वानी में कैबिनेट मंत्री रामसिंह कड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नारी शक्ति वंदन बिल को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि संसद में बिल पास न होने में कांग्रेस, टीएमसी और सपा की भूमिका महिलाओं के प्रति उनकी नकारात्मक सोच को दर्शाती है। मंत्री ने दावा किया है कि भाजपा की सरकार लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। योजनाओं का लाभ गांव-गांव तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि वो सिर्फ खुद को हाईलाइट करने के लिए विरोध करता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा मातृशक्ति के हित में और देश और प्रदेश के हित में हमेशा कदम उठाने का काम करती है हमारी सरकार। और पहली बार एक ऐतिहासिक बिल सदन की पटल पर आया था। मातृशक्ति वंदना बिल को सरकार ने जो देश की आधी आबादी के हित में पास करने का काम किया था, उसको कांग्रेस ने उसका विरोध किया। कांग्रेस नहीं चाहती है कि बिल पास हो। कांग्रेस ये नहीं चाहती है कि माताओं को उनके अधिकार मिले। कांग्रेस ये नहीं चाहती है कि देश की आधी आबादी जो माताओं के को उनका हक मिले, वो नहीं चाहती है कांग्रेस ने इसका विरोध किया। कांग्रेस ने इसलिए विरोध किया कि इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी ले जा रही है, इसका श्रेय मोदी जी ले जा रहे हैं, इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत ऋषिकेश के नगर निगम की ओर से ट्रांजिट कैंप में यात्रियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। इन व्यवस्थाओं के तहत स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूहों के द्वारा पारंपरिक पहाड़ी व्यंजन परोसे जा रहे हैं, जो चारधाम यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं को खासा आकर्षित कर रहे हैं। इन व्यंजनों का स्वाद चखने के बाद श्रद्धालु उत्साह के साथ अपनी आगे की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। नाम सुनीता बंसल है और मैं स्वयं सहायता समूह की गणपति स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ। और जैसा कि कहा कि उत्तराखंड में हमारी जो चारधाम यात्रा चल रही है, ऋषिकेश से आरंभ हो रही है, तो जहाँ ये पंजीकरण कार्यालय यहाँ में हमारे नगर निगम के द्वारा जो है स्वयं सहायता समूह को यहाँ पे स्टॉल दी गई है, जिसमें हम पहाड़ी व्यंजनों का स्वाद जो है अन्य देशों से आए हुए लोगों को चखा रहे हैं और बहुत ही अच्छे से लोग हमारे व्यंजनों को पसंद कर रहे हैं। हम झिंगोरे की खीर बना रहे हैं, मंडुए की रोटी बना रहे हैं, पाणू बना रहे हैं और हमने भंगेरू की चटनी भी बनाई और अरसे ला रखे हैं हमने। यहाँ पर से लोग हमारे अरसे भी खा रहे हैं और बहुत ही अच्छा मतलब हमारे यहाँ का महसूस कर रहे हैं लोग आकर। मेरा नाम अरुण कुमार हुआ, मैं बक्सर बिहार से आया हूँ और चारधाम यात्रा के लिए निकला हूँ अपने घर से और यहाँ आकर अपना रजिस्ट्रेशन कराया और पहाड़ी व्यंजन का लुत्फ उठा रहा हूँ। व्यंजन का स्वाद तो भैया एक नंबर है, जो भी खा रहा है वो अंगुली चाट कर खा रहा है। वो आए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। रजिस्ट्रेशन करवा कर आए या ऑफलाइन कराएं, आए तो यहाँ खाना जरूर खाएं। देहरादून में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर सियासत तेज हो गई है। बता दें कि विधानसभा के बाहर कांग्रेस ने एक दिवसीय प्रदर्शन कर 2027 चुनाव में 33% महिला आरक्षण लागू करने की मांग उठाई। इस प्रदर्शन के दौरान कई नेताओं और कार्यकर्ता भी शामिल रहे, जहां उन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं रखी हैं। ये जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया विधानसभा के सामने, इसका एकमात्र मुद्दा जो है महिला आरक्षण बिल के ऊपर है, जो अभी केंद्र में भाजपा की सरकार ने
17 अप्रैल को विशेष सत्र बुलाकर एक महिला आरक्षण बिल को इंट्रोड्यूस किया और उस बिल के अंदर क्या था ये जनता के सामने या विपक्ष के सामने या सदन के सामने नहीं रखा गया। गलत मंशा से इस बिल को लाया गया और उसमें परिसीमन को मुख्य मुद्दा बनाकर वो महिला आरक्षण की आड़ में इस बिल को पास करवाना चाहते थे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आज एक दिवसीय धरना यहाँ पर विधानसभा के सामने दिया जा रहा है और उसमें हमारा कहना है कि 2023 में महिला आरक्षण विधेयक जो है पारित हुआ है लोकसभा में, तो जब 2023 में कोई विधेयक पारित हो गया है तो उसको सरकार लागू क्यों नहीं कर रही है? अब जो है सरकार जो है परिसीमन का खेल खेलना चाहती है। मैं परिसीमन के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता हूँ, परिसीमन भी 2011 की जनगणना के आधार पर हो रहा है। भाई आप महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं तो जातीय जनगणना होनी चाहिए और जब जो जातीय जनगणना होगी उसके बाद महिलाओं के लिए 33% जो है आरक्षण करने का काम करे सरकार। लेकिन अगर सरकार ये कह करके कि हम 33% आरक्षण लागू कर रहे थे लेकिन उसमें कोई भी जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही। सरकार से भाजपा से कहने के लिए आए हैं अपना प्रपंच बंद करो, झूठ बोलना बंद करो। सब जानते हैं कि तुम महिलाओं को 33% आरक्षण नहीं देना चाहते थे, पहले से ही नहीं देना चाहते थे। जन दबाव में विधेयक पारित जरूर हुआ 2023 में, तुमने उसको लागू नहीं किया, चुप बैठे रहे और अब फिर इस समय जब जन दबाव बढ़ते देखा तो लागू करने की बात कही, तो जब लागू करने की बात कही तो फिर उसके साथ परिसीमन का बिल जोड़ दिया। परिसीमन का बिल उसके साथ जोड़ करके आप जानते थे कि परिसीमन के सवाल पर अभी राष्ट्रीय सहमति नहीं बनी है, तो महिलाओं के आरक्षण का विधेयक जो पहले ही पारित हो चुका था उसके साथ परिसीमन को जोड़ना फ्रॉड था, भाजपा का सुनियोजित षड्यंत्र था और उस षड्यंत्र का सीधी परिणति थी कि वो विधेयक पारित नहीं हो पाया। तो इसके लिए विधेयक पारित न होने के लिए यदि कोई दोषी है तो वो दोषी केवल भाजपा है। जनता के टैक्स के पैसे से चलने वाली विधानसभा और उसका प्रयोग कांग्रेस को कोसने के लिए इसलिए हो कि कांग्रेस निश्चित रूप में कांग्रेस तो आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन झूठ फैलाकर कि कांग्रेस इसके विरोध में है और इसका उपयोग इस विधानसभा का उपयोग इसलिए हो, ये हमें मंजूर नहीं है। हम चाहते हैं कि विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाया जाए और उसमें संकल्प पारित हो कि वर्तमान 70 विधानसभा सीटों के सापेक्ष 33% महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व करके और चुनाव घोषित किया जाए। ये हम चाहते हैं, सीधी बात है। और अगर ये नहीं करती सरकार तो ये माना जाए कि ये सरकार महिलाओं की किसी तरह हितैषी नहीं है और सबकी आंखों में महिलाओं के हितैषी बनने का भूल झोंक कर झूठा प्रचार करके और एक बार फिर अपने लिए सत्ता के रास्ते बना रही है। कांग्रेस ने सच्चे मन से जब कांग्रेस की सरकार थी 2010 में हम ये विधेयक लाए थे और हमको लोकसभा में इन्होंने मदद नहीं की, लोकसभा में इन्होंने विरोध किया, वो प्रस्ताव गिर गया, किंतु राज्यसभा में हमारे सदस्य ज्यादा थे, हमने राज्यसभा से भी इसको पारित करवाया और फिर 2023 में कांग्रेस पार्टी ने उनके लाए हुए प्रस्ताव को बहुत ही रद्दीदे ढंग से बहुत ही समर्थन दिया और उसके बाद उनके बेमानी उनके मन में आ गई, इसको पारित नहीं होने दिया। और हम जो चाहते हैं कि 2023 वाला या 2010 वाला जो प्रस्ताव कांग्रेस का था उसको पास करवाएं और अब तक का रिकॉर्ड है भारतीय जनता पार्टी का वो महिलाओं के पक्ष में नहीं रहे हैं। हमारे नेता राजीव गांधी जी ने 73वां और 74वां संविधान संशोधन करते
पंचायतों के निगमों में आरक्षण किया है और उस आरक्षण का लाभ हमारे पंचायतों में मिल रहा है। देश में 84 लाख महिलाओं को अब तक आरक्षण दिया गया है, ये कांग्रेस से दिया है और हम फख्र के साथ कह सकते हैं जब महिलाओं के कांग्रेस नेतृत्व का जो सोच उसी पर लोग चलेंगे और कांग्रेस की जो सोच है वो यही है कि महिलाओं को उनका पूरा हक मिले, आदि आबादी को उनका पूरा हक मिले और पुरजोर रूप से महिला आरक्षण 33% उत्तराखंड से लागू हो, इसकी कांग्रेस के विधायक ये जो नौटंकी कर रहे हैं, हम कह रहे 2023 ये विधानसभा इस बात को पारित कर दे कि जो देश के पार्लियामेंट ने 2023 में प्रस्ताव पास किया है उसके आधार पर आरक्षण लागू हो जाए महिलाओं के लिए। ये विधेयक लाए, ये प्रस्ताव लाए विधानसभा, कांग्रेस समर्थन करेगी। 2023 के जो गजट नोटिफिकेशन है देश के पार्लियामेंट ने जो प्रस्ताव पास किया इसका प्रस्ताव लाए विधानसभा, कांग्रेस समर्थन करेगी उसका। आज पूरा हक मांगने के लिए सड़कों पर उतरी है। जब ये बिल 2023 में भी पास हो गया था, इसको लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? हम कह रहे हैं आप जनगणना और परिसीमन का बहाना ले रहे हैं, तो आप मौजूदा सीट है उसी में आप 33% आरक्षण पास कर दीजिए, जो कि बिल पास ही है। तो आज जो है आधी आबादी सड़कों पर अपना हक मांगने के लिए निकली हुई है, क्योंकि महिलाएं देश चला सकती है और समाज को नई दिशा दे सकती है। तो विधानसभा और राज्यसभा में, लोकसभा में इनका प्रतिनिधित्व अवश्य होना चाहिए। जैसे ये बोलते हैं कि महिलाएं हमारे देश की शक्ति है, और जब इस देश की शक्ति को कुछ हिस्सा देने की बात आती है तो इनकी शक्ति को कमजोर किया जाता है। हम आज जानना चाहते हैं भाजपा से कि ये देश को गुमराह क्यों कर रहे हैं या विपक्ष को बदनाम क्यों कर रहे हैं, जबकि कारगुजारी इन्हीं की है। 33% महिला आरक्षण लागू करने को लेकर के उत्तराखंड में विधानसभा के बाहर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। इस प्रदर्शन में आप देखें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व मंत्री सुरवीर सलमान सहित कई नेता यहाँ पर मौजूद थे। वहीं यदि बात करें तो कई महिला भी यहाँ पर मौजूद रही जो इस सम्मेलन में यहाँ पर इस प्रदर्शन में हिस्सेदारी कर रही है। कई महिला विधायक भी यहाँ पर कार्यकर्ता यहाँ पर हाथ में बैनर पोस्टर लिए हुए हैं और सभी प्रदेश में विधानसभा चुनाव महिलाओं को 33% आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर यहाँ पर चल रहे हैं। इसको लेकर भाजपा 28 तारीख को एक दिन का विधानसभा विशेष सत्र आहूत कर रही है, जिसमें इस विशेष सत्र में कहा जाएगा कि महिला आरक्षण लागू नहीं करने दे रही। वही कांग्रेस की मांग है कि 2027 के इन चुनाव में महिला का 33% आरक्षण लागू हो जाना चाहिए। इसी को लेकर के वो आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। यहाँ पर कांग्रेस विधानसभा के आगे आप देख सकते हैं यह विधानसभा परिसर है और इसके जस्ट सामने कांग्रेस एक टेंट लगा करके प्रदर्शन कर रही है और इस प्रदर्शन में तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यहाँ पर शामिल है। अब देखना यह है कि इस प्रदर्शन के बाद जो 28 तारीख का जो यहाँ पर विशेष सत्र आउट किया जा रहा है, इसमें क्या होता है, किस प्रकार से किया जाता है, क्योंकि इसमें कांग्रेस भी शामिल होंगे और इसमें भाजपा के विधायक भी शामिल होंगे। कैमरा पर्सन भट्ट के साथ में यशराज आनंद, जनता टीवी, देहरादून। हरिद्वार में बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री अलका गुर्जर ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम को मोदी सरकार का ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि ये कानून महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी देगा, साथ ही विपक्ष पर विरोध और गलत नैरेटिव फैलाने का आरोप भी लगा दिया है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम विमेन डेवलपमेंट से विमेन लेड डेवलपमेंट तक का एक महत्वपूर्ण सफर, महत्वपूर्ण फैसला और महत्वपूर्ण विजन जो मोदी सरकार लेकर आई थी कि महिलाओं को उनका हक मिले, आधी आबादी को निर्णय में भागीदारी, नीति निर्माण में भागीदारी मिले। और आपने देखा कि पंचायतों में जो 50% आरक्षण है वहां पारदर्शिता है और स्वास्थ्य, जल, आप घर के निर्माण का काम, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सब काम बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है।
तो बंगलौर नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में 64 करोड़ का बजट सर्वसम्मति से पास हो गया। इस बजट में सफाई, स्वास्थ्य सेवाएं और बुनियादी ढांचों पर फोकस रहेगा। चेयरमैन मोयुद्दीन अंसारी ने साफ सफाई, मच्छर नियंत्रण को प्राथमिकता बताया। अनुपस्थित कर्मचारियों पर सख्ती के निर्देश भी दिए। जी हम मान लिया वार्ड नंबर 1 के सभी जो सम्मानित लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उन्हें सबको बुला के मशवरा करके जो वो नाम बताएंगे फिर बस वो रख देंगे। ठीक है जी। नहीं साहब, माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भाई जो सैनीपुरा के लोग हैं, महला खालसा के लोग हैं या महला मिर्जागान के, हम उनको जो भी सम्मानित लोग हैं उन्हें सबको बुला के और जो वो सब कहेंगे बस अपना वो नाम रख देंगे। जितने भी प्रस्ताव थे मेंबरों के, माननीय विधायक जी के, सांसद जी के, सभी प्रस्ताव पास कर लिए गए हैं। इनमें एक प्रस्ताव था वार्ड नंबर 1 मानव अधिकार आयोग में विचाराधीनता मामला। उस वार्ड का नाम था चमरान खालसा। उस पर कुछ आपत्ति थी, इसलिए हमने उस आज बोर्ड में वो भी प्रस्ताव हो गया। उसका नाम हमने चेंज करके वार्ड नंबर 1 का सैनीपुरा रखा। और बहुत प्रस्ताव पास हुए हैं। लंढोरा रोड का सौंदर्यीकरण, टांडा भनेड़ा रोड का सौंदर्यीकरण, मुडलाना रोड का सौंदर्यीकरण, स्वागत द्वार, जो जल निकासी की समस्याएं हैं, गोला तालाब की समस्या थी, वहाँ पर अंडरग्राउंड पाइपलाइन हमने डाल दिया, ऑलरेडी चल रही है, वहाँ पानी की समस्या दूर हो गई है। और एक दूसरा महल्ला हमारा टोली, वहाँ पर जल निकासी की समस्या भी है। आज वहाँ का अंडरग्राउंड पाइपलाइन के लिए प्रस्ताव पास बोर्ड में हो गया है। जल्दी उस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी, कार्य करा दिया जाएगा। हरिद्वार के रुड़की के पिरौर खलियर क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव में डीजे की आवाज को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। दो पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात काबू कर लिए। भारी फोर्स तैनाती दिखी है और वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। कार्रवाई की पूरी तैयारी है। उत्तराखंड में 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो गई है। देश भर से श्रद्धालु और धामों के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। नारसन बॉर्डर पर परिवहन मंत्री प्रदीप बात्रा ने ग्रीन कार्ड सेंटर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को यात्रियों की सुरक्षा सुविधाओं में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। श्रद्धालुओं से स्वच्छता बनाए रखने की अपील भी की गई। वक्त यहाँ पर छोटे सा ब्रेक का है, फौरन होंगे हाजिर, रहिए हमारे साथ।